नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अब ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सफलता सीरीज़ का जो है वो पार्ट है, तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं सफलता सीरीज़ में। पहले भी जो है हम और पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो अब देखो, पूरी कहानी समझेंगे यहाँ से कि हुआ क्या था, परंतु क्वेश्चन का आंसर पहले देखते हैं कि 1939 में जब कांग्रेस से अलग हुए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी। ये पार्टी जो था वो कौन सी थी? तो ये पार्टी जो उनके द्वारा स्थापित की गई थी इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो था वो उन्होंने स्थापना की थी। चलो ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी। यहाँ से आप और भी बातें याद रखेंगे कि हुआ क्या था पूरी तरह से। 1938 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये सेशन जो है वो कहाँ पर होता है? ये सेशन जो है वो हरिपुरा में जो है वो होता है। अब हरिपुरा में सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट भी जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं। परंतु उसके बाद 1939 में जो है वो फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर से जो है वो सुभाष चंद्र बोस को ही चुना जाता है। परंतु यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा संकट जो है वो अब इनकी प्रेसिडेंसी के ऊपर जो है वो आ जाता है। इसको त्रिपुरी क्राइसिस जो है वो आप कह सकते हैं। त्रिपुरी क्राइसिस इसको आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर 1939 में पैदा होती है। और इसमें जो है वो फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रेसिडेंसी छोड़ देनी पड़ती है। अभी प्रेसिडेंसी जब छोड़ देते हैं तो इनके बाद जो है वो कौन प्रेसिडेंट बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इस तरह से सारा सिनेरियो होता है और यहाँ से हर एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो भी मैंने बताई, हर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जैसे कि पहली लाइन मैंने बताई थी कि 1938 का सेशन कहाँ पर हुआ था। दूसरी लाइन मैंने आपको बताई थी 1939 का सेशन हुआ था। 1939 के सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं तो कौन जो है वो प्रेसिडेंट बनता है? राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और फिर जाकर जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से जो है वो पार्टी बनाते हैं और 1939 में जो है वो इस पार्टी का गठन ये करते हैं। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज। तो बोलते हैं कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस टाइम जो था वो बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? तो ये बने थे कौन? JB कृपलानी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब JB कृपलानी जो है वो ड्यूरिंग द जब पार्टीशन हुआ था तो ये जो था वो प्रेसिडेंट बने थे, या ये प्रेसिडेंट उस टाइम थे, ये आप कहेंगे। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहले तो देखिए, यहाँ से आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन कि 1946 में ये सेशन होता है। 1946 में ये जो सेशन होता है ना, JB कृपलानी जिसमें प्रेसिडेंट थे, ये सेशन कहाँ पर होता है? ये मेरठ में जो है वो सेशन होता है। ये सेशन जो है वो नवंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1947 तक जो है वो चलता है। तो इस दौरान जो था वो पार्टीशन भी हुआ और इस दौरान जो था वो आचार्य JB कृपलानी इनका पूरा नाम था, ये प्रेसिडेंट थे। बाद में चलकर जब देखो इंडिया आज़ाद हो जाता है तो JB कृपलानी जो है ये लोकसभा के मेंबर भी जो हैं वो रहते हैं और 4 टाइम जो था ये लोकसभा के मेंबर बने। 1952 में पहली बार बनते हैं, 1957 में दूसरी बार बनते हैं और 1963 में तीसरी बार बनते हैं, 1967 में जो है वो चौथी बार बनते हैं। तो जी ये आपने बेसिक क्वेश्चन कृपलानी जी के बारे में याद रखने हैं और बाकी जो हमने जाना यहाँ से वो सब याद रखें। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर अभिनव भारत अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो बोलते हैं कि ये जो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संस्थान था या फिर संस्था थी जिसको अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था, इसका आयोजन जो था वो किसके द्वारा किया गया था? देखो, अभिनव भारत का आयोजन जो था वो VD सावरकर के द्वारा जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। VD सावरकर के द्वारा जो था वो अभिनव भारत का जो था वो क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। अगर हम डिटेल से यहाँ से जानेंगे कि कब किया गया था, क्या था, किस तरह से था, तो 1904 में जो था वो इसको जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था VD सावरकर के द्वारा।
अब देखो, वी.डी. सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनके एक भाई थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जो था एक और सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसे इन्होंने मित्र मेला जो था वो कहा था। 1899 में जो था ये मित्र मेला जो था वो बनाया गया था। ये मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन 1899 में जो था वो बनाई गई थी, और बाद में चलकर जो था वो इसी को जो था वो अभिनव भारत का नाम दे दिया गया था, या फिर बाद में यही जो था वो अभिनव भारत सोसाइटी जो था वो बन गई थी। अब इन वी.डी. सावरकर या वीर सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो था वो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी लंदन में, और ये मैडम भिकाजी कामा के साथ मिलकर जो था वो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक किताब इनकी जो एग्ज़ाम में पूछी गई है वो है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है वी.डी. सावरकर या वीर सावरकर के द्वारा। एक बार फिर से किताब का नाम सुन लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो है किताब इनके द्वारा लिखी गई, और इन्होंने स्लोगन भी दिया था, हिंदुत्व को लेकर जो था वो इन्होंने स्लोगन भी दिया था। इनको जो था वो अरेस्ट भी कर लिया गया था 1909 में, क्योंकि इन्होंने जो था वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो हमने पिछले कल पढ़ा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, तो इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 भी कहा गया, इसके अगेंस्ट जो था वो इन्होंने एक रिवल्ट या फिर आप कहेंगे विद्रोह जो था वो प्लॉट किया था। उस चार्जेस में जो था वो इनको अरेस्ट भी किया गया 1909 में। तो ये सारे पॉइंट आपने इनके बारे में जान लिए। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, इन्होंने जो लंदन में सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसके बारे में जान लिया, मित्र मेला इन्होंने बनाया था, अभिनव भारत के बारे में आपने जान लिया। एग्जाम में इतना काफ़ी है अगर इनके बारे में पूछना होगा एग्जामिनर को। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं अंडर हुज लीडरशिप वॉज द चिटगांव आर्मी रेड ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो चिटगांव की सशस्त्रागार छापा था ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये जो आर्मी रेड यहाँ पर हुई थी ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी सूर्य सेन के नेतृत्व में। ऑप्शन डी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे तो शायद एचएएस में ये पूछा भी गया है, मुझे ऐसा ध्यान है एचएएस या किसी और एग्जाम में पब्लिक सर्विस कमीशन के ये पूछा जा चुका है एक बार। अब सूर्य सेन के बारे में आपने ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी थे, इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो चलाए थे। पकड़ लिया गया इनको, इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। 1933 में पहले तो ये गिरफ्तार किए गए और 1934 में इनको फांसी की सज़ा जो था वो दे दी गई थी। फांसी की सज़ा इनको दे दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है सूर्य सेन के बारे में। इसके साथ साथ ही अगर कुछ आगे पीछे के साल अगर हम देखेंगे कि क्या क्या इन सालों में हुआ था, तो इसी तरह आप देखेंगे कि कुछ साल पहले ही जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है 1924 में। 1924 में क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो की जाती है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि 1924 में तो स्थापना कर दी गई, 1928 में जो था वो इसे अपग्रेड कर दिया जाता है और इसका नाम बदलकर जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो रख दिया जाता है। HSRA जो है वो इसका नाम रख दिया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो इसका नाम रख दिया जाता है। इसी के बाद 1924 और 1928 के बीच में भी कुछ होता है क्या? 1924 और 1928 के बीच में जो है 1925 में जो है वो एक कांड देखने को मिलता है, या फिर इसको आप काकोरी कांड कह सकते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी कह सकते हैं आप इसको, ये देखने को जो है वो मिलती है। तो ये 1925 में जो है वो होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एक ट्रेन थी उसके ऊपर डकैती जो है वो डाली जाती है और सरकारी खजाना जो है वो उसको लूट लिया जाता है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी जो है वो आते हैं। इनको फांसी भी जो है वो यहाँ पर दी जाती है, ये ध्यान रखें। अब देखो क्या होता है 2021 में। 2021 में जो है 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है वो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी जो मैंने आपको बताई ना, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो रख दिया जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसको नाम दिया गया है। तो यही बेसिक बातें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं हु वॉज एट्रीब्यूटेड एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो बोलते हैं कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये हेंत सांग को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हेंत सांग को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, ये आपने ध्यान रखना है।
अब देखो हेन सांग की अगर बात की जाती है ना, तो हेन सांग जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान भारत में आया था, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हर्षवर्धन उस टाइम यहाँ पर शासन कर रहे थे जब हेन सांग ने जो था वो यहाँ की यात्रा जो था वो की थी। कौन सा यात्री था ये, तो ये चीनी यात्री जो था वो था, ये चीन से आया हुआ यात्री था, ये ध्यान रखें। मैग्स्थनीज ऑप्शन में दिया गया, ये किसके कार्यकाल के दौरान आया था, तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। मैग्स्थनीज का पता चल गया ना आपको कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और उसी तरह फाहियान भी तो आया था, फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान आया था। तो इन तीनों ट्रैवलर्स के बारे में आपने ध्यान रखना है, फाहियान हो गया, मैग्स्थनीज हो गया, हेन सांग हो गया, कि किस किस के कार्यकाल के दौरान ये आए। यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है। ये अलग अलग ट्रैवलर हैं, बताना है कि कौन कौन सी कंट्री से जो था ये आए थे। अब यहाँ पर देखें फॉरेन ट्रैवलर हैं, कौन कौन सी कंट्री से ये एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है, तो इनमें से जो था वो पेट्रो डेला वेले जो था वो फ्रेंच नहीं था, ये इटली से जो था वो आया था, ये इटली का यात्री था, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पेट्रो डी विला जो था वो इटली से आया था, जॉन फ्रायर जो था वो इंग्लैंड से आया था, निकोलो मोंची जो था ये इटली का ही था, और जॉन डी लीफ्ट जो था ये जो था वो डच का था, या फिर डच एक फॉरेनर था, ट्रैवलर था, जो इंडिया में जो था वो ट्रैवलर करते हुए आए थे। तो ये ट्रैवलर्स आपने ध्यान रखना है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक रिवाइज कर लिया, और अभी का क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम किसको कहा गया। अगले क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द टीचर ऑफ अमीर खुसरो। तो बोलते हैं कि जो अमीर खुसरो थे ना, इनका गुरु किसको कहा गया, तो निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन सी सही आंसर, निजामुद्दीन औलिया को जो था वो अमीर खुसरो का गुरु कहा गया। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री हमने ना काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं की है, तो अमीर खुसरो के बारे में पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आपने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा है ना, अलाउद्दीन खिलजी जिसका बचपन का नाम गुरसास्प जो था, और इसका जो समकालीन जो था ये अमीर खुसरो हुआ करता था। साथ में आप क्या ध्यान रखें, साथ में आप ध्यान रखें खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, खिलजी वंश की स्थापना जो था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जो था वो की गई थी। ये भी ध्यान रख लेना है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम आपने जान लिया, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था अमीर खुसरो, वो भी आपने जान लिया। अमीर खुसरो के गुरु जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, उनके बारे में भी जान लिया। अमीर खुसरो जो था ना वो एक पोइट था, ये एक कवि था, और इसने जो था वो गज़ल में, इसने मसनवी होता है, इन फील्ड में जो था वो इसने बहुत काम किया। इसके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई, कुछ वर्क भी किए गए इसके द्वारा। तो तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। तुगलकनामा जो था वो अमीर खुसरो के द्वारा ही जो था वो लिखा गया था। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमने जान लिया डिटेल से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ द हिंदू महासभा। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू महासभा का जो है वो लीडर नहीं था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू महासभा का नेता नहीं था। देखिए हिंदू महासभा की जब बात की जा रही है तो लाला हरदयाल जो था वो हिंदू महासभा के नेता नहीं थे। हिंदू महासभा की अगर हम बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। हिंदू महासभा की स्थापना जो था वो 1915 में जो था वो की गई थी। मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, मुख्य रूप से इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो था वो की गई थी। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की, 1915 में इसकी स्थापना की। जब इसकी स्थापना की गई तो उस टाइम भारत के जो वाइसराय हुआ करते थे वो कौन होते थे, तो भारत के वाइसराय उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो हुआ करते थे। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का नाम भी आपने ध्यान रखना है। अब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली को जो था वो शिफ्ट की गई थी 1911 में। ये भी आपने उनके बारे में ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक जो था वो रहा था, और 1916 के बाद 1916 से 1921 तक जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था वो बने थे। चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में जो था वो आया था, और 1919 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो किसने प्रिजाइड किया था, कौन उसके प्रेसिडेंट जो था वो बने थे, ये आप बताएंगे, वो आप बता दीजिए कमेंट करके। तो हिंदू महासभा के बारे में जान लिया, इसके लीडर हमने जान लिया कि इनमें से कौन से नहीं थे, इसकी स्थापना किसने की थी वो भी हमने जान लिया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली नॉट द वाइसराय। अब देखो गवर्नर जनरल और वाइसराय में आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले
डिफरेंस इनमें बड़ा ही बेसिक है। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे ना, वो कौन बने थे? सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे सबसे पहले। और वाइसराय कौन बने थे सबसे पहले? तो वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के बाद जो था वो जितने भी लोग आए, जितने भी आए, वो सब जो था वो वाइसराय ही आए, वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे। तो लॉर्ड, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड एलनब्रो की, तो लॉर्ड एलनब्रो जो था वो इनका कार्यकाल था 1842 से लेकर 1844 के बीच में। इनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करेंगे ना, तो लॉर्ड मेयो जो था इनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। 69 से 72 तक जो था वो इनका कार्यकाल था। अगर हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है वो कब से लेकर कब तक था? ये 1872 में आ गए मेयो के बाद, और 1872 से 1876 तक जो है वो रहे। लॉर्ड लिट्टन उसके बाद इमीडिएट बाद आ गए, 1876 में ये आ गए, और 1880 तक जो था ये रहे थे। ये आपने ध्यान रखना, इस तरह से इनका कार्यकाल चला। अब ये तीनों जो था ये क्या थे? ये जो बी, सी और डी ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिट्टन, ये तीनों के तीनों वाइसराय थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे। ये सब लॉर्ड कैनिंग के बाद में ही आए थे। और लॉर्ड एलनब्रो जो था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1842 से 44 के बीच में था। लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल के दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई तो एनेक्सन हो गया था, एनेक्स कर लिया गया था सिंध को एनेक्स किया गया था। कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1843 में जो था वो किया गया था। उस टाइम लॉर्ड एलनब्रो जो था वो हुआ करते थे। और बाकी हम यहाँ से इतना ही जानेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे तक चला जाएगा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में ही, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो कन्फ्यूजिंग नहीं करेंगे। वाइसराय ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल ध्यान रखेंगे, कौन था 1843 में वो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड एलनब्रो जो है वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। बोलते हैं हु सेज दैट वेदांता इज द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तो ये किसने कहा था कि वेदांत जो है वो हिंदू आध्यात्मिक अधिकार की सच्ची अभिव्यक्ति है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वेदांत हिंदू आध्यात्मिक अधिकार की सच्ची अभिव्यक्ति थी, कि वेदांता इज द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। विवेकानंद जी की बात करते हैं तो स्वामी जी ने जो था वो क्या किया था 1893 में जो था वो इन्होंने जो था वो क्या किया था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था शिकागो में, उसको जो था वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और इन्होंने जो था वो कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त भाषण जो था वो दिया था वहाँ पर, और कई मिनटों तक जो था वो लोग खड़े होकर जो था वो तालियाँ वहाँ पर बजाते रहे थे इनके भाषण के बाद। अब विवेकानंद जी ने जो था वो बहुत सारे लेक्चर दिए वेदांता के ऊपर इन्होंने लेक्चर दिए यूएसए में, लंदन में, और उस 1897 से पहले जो था ये इन्होंने लेक्चर दिए हैं। 1897 में जो है इन्होंने क्या किया, फिर 1897 में ये रामाकृष्णन मिशन की स्थापना जो है वो करते हैं। रामाकृष्णन मिशन की स्थापना करते हैं। ये कहते हैं सर्विस ऑफ जीवा इज सर्विस वर्शिप ऑफ शिवा, की मतलब अगर आप किसी जीव की सेवा करते हैं ना तो वही भगवान की सेवा मानी जाती है। ये शब्द अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये इस तरह से जो था वो कहते थे। ये फिलॉसफी वेदांता की जो थी वो उसके ऊपर विश्वास करते थे। ये कहते थे कि वेदांता की जो फिलॉसफी है वो एक क्रिश्चियन को जो है वो एक असली एक सही क्रिश्चियन जो है वो बना देती है, और एक हिंदू को जो है वो बेटर हिंदू जो है वो बना देती है। ये जो है ये कहते थे कि ये फिलॉसफी ऑफ वेदांता जो है वो कहती है। तो वेदांता की फिलॉसफी के बारे में जान लिया, 1893 के बारे में जान लिया, 1897 के बारे में जान लिया। स्वामी जी के बारे में यही 2-3 बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं सेंट एंजेला फोर्ट वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि सेंट एंजेला किला भारत के निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वाइसराय के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये किला किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो सेंट एंजेला किला था ये पुर्तगाली वाइसराय थे एल्मीडिया के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत के जो प्रथम पुर्तगाली वाइसराय थे वो कौन थे। तो भारत के प्रथम पुर्तगाली वाइसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया यही जो था वो आए थे, और इनके द्वारा कुछ किले जो था वो बनाए गए थे। इन किलों में जो था वो सेंट एंजेला फोर्ट जो है वो आता है। इनके द्वारा ही जो था वो मिस्र हो गया,
टर्की हो गया, बेगड़ा हो गया, इन सेनाओं के साथ जो था इन्होंने संघर्ष जो था वो किया था। और संघर्ष के बाद इन्होंने जो था वो आरमुज पर जो था वो पुर्तगालियों का कब्जा जो था वो जमा दिया था। तो वहाँ पर आरमुज पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। पोर्टुगीज़ की अगर हम बात करते हैं, पुर्तगालियों की बात करते हैं, तो पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था वो कौन था? वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद जो था ये आया था और 1498 में जो था ये कालीकट के समुद्र तट पर जो था वो आकर पहुंचा था, वहां पर आकर उतरा था। और उस समय जो था वो कालीकट का शासक जो था वो जामोरियन हुआ करता था। देखो पुर्तगाली तो आए ही आए, बाद में डच भी आते हैं, ब्रिटिश भी उसके बाद आते हैं, डेन आते हैं, फ्रांसीस आते हैं। ये सारे लोग जो था वो धीरे धीरे भारत में जो है वो आकर पहुंचते हैं और ये जो है वो अपनी अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर बनाते हैं, अपना अपना शासन जो है वो यहाँ पर चलाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो ये बिजनेस की पर्पज़ से आते हैं, फिर इंडिया जो है वो इसी तरह से जो है वो धीरे धीरे इन लोगों का गुलाम बन जाता है। और गुलामी आपको पता है फिर बहुत लंबी चलती है, फिर बहुत लीडर आते हैं, बहुत आंदोलन होते हैं और वही सब जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो अक्सर पढ़ते हैं। वही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो बनाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या होता है। अभी क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन 1913 एट सैन फ्रांसिस्को। तो बोलते हैं कि 1913 में जो था वो सैन फ्रांसिस्को में जो था वो गदर पार्टी के संस्थापक जो था वो कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। पिछला एडिशन जो था उसी में हमने ये डिटेल से जाना था कि किसने जो था वो स्थापना की थी, कब की थी, किस किस तरह से क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें हमने वहाँ पर जानी थी। अभी आप कमेंट करके बताएंगे, रिवीजन आपका हो जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।